सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। रेणु जी, आप बहुत दिनों के बाद आई हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में एक बार फिर से। धन्यवाद। तो यानी कि बीच बीच में हमें गायब हो जाना चाहिए, इतना दमदार स्वागत अगर हो देना है तो, है ना? बिल्कुल, स्वागत हम सभी को अच्छा लगता है, और अगर प्रकृति हमारा स्वागत करे तो भाई क्या कहना, क्योंकि प्रकृति जब स्वागत करती है तो उसमें बहुत सारे रंग होते हैं, बहुत सारे कीट पतंगे और छोटे छोटे जो पंछी होते हैं वो होते हैं, और ये सब मिलकर के जो एक समा बनाते हैं वो इस गर्मी में भी हमें बड़ा आनंद देता है, और ऐसा लगता है हम किसी शीतल छाया में आ गए हैं। भाई हमें पता है मंजू कि हम आज बात करेंगे विश्व मधुमक्खी दिवस है। हाँ। लेकिन कीट पतंगे तो अपनी उड़ान उड़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे विचार भी बहुत तेजी से उड़ान भरते हैं, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। और उन्हें भी जैसे कीट पतंगे उड़ते हैं ना, वैसे ही एक स्वच्छंद पक्षी की तरह उड़ने देना चाहिए, ये जरूरी है। वो तो अपने आप उड़ते रहते हैं भाई। नहीं, लेकिन इतने भी ना उड़े कि भाई उनकी कोई वैल्यू ना हो। जी, ये बात बिल्कुल सही है। और इसके साथ साथ जाहिर है कि उड़ने की बात हो रही है तो हम थोड़ा उड़कर माउंट आबू भी चलेंगे। हाँ। पर्यटन स्थल माउंट आबू के बारे में जानकारी देंगे और थोड़ा शास्त्रीय गायन की भी बारे में कुछ बातें कर लेंगे। तो बिल्कुल, डॉक्टर प्रभा अत्रे शास्त्रीय गायिका हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। और आज साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत जी की जयंती है, तो हम उनके बारे में भी आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वर्ल्ड बी डे यानी कि विश्व मधुमक्खी दिवस की बातें। ढेर सारी बधाई सबको। हाँ, पहले तो क्योंकि कृषि जो है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर ये ना हो तो कृषि का कार्य होगा ही नहीं, हाँ लगभग नहीं के बराबर ही होगा। तो इसके लिए इनकी जो महत्व है वो हम सबको समझना चाहिए, और इनको बचाए रखने का प्रयास भी हम सभी को मिलजुल कर करना पड़ेगा। क्योंकि हम तो सिर्फ इनकी जो इनसे होने वाली परेशानियां हैं सिर्फ उनकी बातें करते हैं, और बच्चों को भी यही लगता है कि मधुमक्खी आई तो बस बच के रहना है और किसी भी तरह से मार दो या भगा दो। लेकिन भाई इन्हें बताना बहुत जरूरी है कि फल सब्जियां अनाज जो भी हम खाते हैं उन्हें उगाने के लिए केवल धूप मिट्टी पानी की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये कीट पतंगे जैसे तुमने कहा ना पूरे प्रकृति के लिए संचालन के लिए बहुत जरूरी हैं। इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और धरती पर कृषि का एक बड़ा भाग इन्हीं कीट पतंगों पर निर्भर है, और ऐसे में मधुमक्खियों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और उन्हें खतरों से बचाने के लिए हर साल यानी कि प्रतिवर्ष 20 मई को मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। और भाई जैसा कि तुमने अभी कहा ना कि अब ये फल सब्जियां अनाज उगाने के लिए जरूरी हैं, तो कैसे जरूरी हैं? क्योंकि जो पराग कण की प्रक्रिया होती है वो ये खास योगदान करती हैं उसमें ये मधुमक्खियां। और ये जो मधुमक्खियां हैं पेड़ पौधों के पराग कणों को एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचाने में मदद करती हैं। जब मधुमक्खी किसी एक फूल पर बैठती है तो उसके पैर और पंखों में पराग कण चिपक जाते हैं, और जब ये उड़कर किसी दूसरे पौधे पर बैठती है तो ये पराग कण उस पौधे में चले जाते हैं और उसे निषेचित करते हैं, और फिर इस तरह से फल और बीजों की उत्पत्ति होती है। बिल्कुल। और विश्व की 70% कृषि जो है वो कीट पतंगों पर निर्भर करती है, और ऐसे में हम कह सकते हैं कि 100 में से 70 जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें मधुमक्खियों का हस्तक्षेप होता है। लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण परागण करने वाले कीट पतंगों का जीवन खतरे में है, और मधुमक्खी एक ऐसी कीट है जो किसी भी तरह की रोगजनक बैक्टीरिया या वायरस नहीं छोड़ती है, इसलिए हमें इन्हें बचाने का पूरा प्रयास करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। परागण एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। इसके साथ साथ अगर हम सीधे सीधे देखें तो भाई शहद तो हमें देती ही है ना? कितना मीठा होता है ना। उसकी मिठास और उसकी उपयोगिता सब जानते हैं कि अगर पृथ्वी पर बात करें हम इस प्रकृति में तो सारे खाद्य पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, लेकिन शहद ऐसी चीज है जो कभी नष्ट नहीं खराब नहीं होता। शायद सृष्टि बदल जाएगी लेकिन ये जो शहद है वो कभी खराब नहीं होगा अगर शुद्ध शहद है तो। बिल्कुल, कितनी बड़ी चीज है। इतनी महत्वपूर्ण चीज अगर हमें मिलती है, और कृषि के क्षेत्र में जैसा कि हमने कहा इनकी उपयोगिता, तो दोनों ही बातों को देखते हुए इन्हें बचाने का जो प्रयास है वो अब हमें और जोरदार करना चाहिए। बिल्कुल। और वैसे भी खाने में या किसी भी चीज में जब आप शहद डालते हैं तो उसका आनंद बिल्कुल अलग होता है। उसकी मधुरता ही कुछ और हो जाती है। नाम ही है मधुर, मधु। तो अगर
हम बात करें कि इनके कैसे ये शुरू हो गया कि 20 मई को हम इसको मनाएं, तो हम बताना चाहेंगे कि आधुनिक मधुमक्खी पालन तकनीक के जो जनक कहे जाने वाले एंटोन जॉन्सा का जन्म जो है स्लोवेनिया में हुआ और ये 20 मई 1734 को हुआ था। तो चूंकि ये दिन बड़ा खास है, जिन्होंने ये बताया कि कैसे हम इनको अलग तरीके से पाल सकते हैं, जो आज तरीका हो गया है, और कैसे हम अधिक से अधिक शहद ले सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो जाहिर है कि उनकी याद में उनके जन्मदिन के दिन मधुमक्खी दिवस मनाया जाने लगा। बिल्कुल, और इसी उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। और मधुमक्खी और अन्य परागकणकों जैसे कि तितलियां, हमिंग बर्ड और कुछ अन्य कीट, ये जो सब होते हैं, ये पारिस्थितिकी तंत्र को ठीक रखने के लिए और जैव विविधता के संरक्षण और प्रदूषण को कम करने में सहायक होते हैं। इसलिए भी इन्हें बचाने का प्रयास हमें करना ही होगा। बिल्कुल, और जैसे कृषि क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले करना भी पड़ता है, कीटनाशक जैसे हैं, रसायन हैं, ये सब उपयोग में लाना पड़ता है और भी कारणों से, लेकिन थोड़ा सा उसमें संयम हमें बरतना चाहिए। बहुत आवश्यक जब तक न हो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से मधुमक्खियों या कीट पतंगों का जीवन जो है वो खतरे में पड़ जाता है, और इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए। इस दिन के साथ ही अगर हम बात करें, सिर्फ ऐसा नहीं कि उनको सिर्फ नष्ट होने से बचाएं, बल्कि मधुमक्खी पालन, बागवानी, कृषि फसलों पर और इनके मधुमक्खी पालन को बहुत ज्यादा कहना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, और लोगों में एक प्रेरणा जगाना चाहिए कि लोग मधुमक्खी पालन करें, ये व्यवसाय के तौर पर अपनाएं। बिल्कुल, और कैसे करें इसकी तकनीक तो उन्होंने हमें, एंटोन जॉनसन ने हमें बताई दी है। बिल्कुल। तो बागवानी, कृषि फसलों पर परागण के महत्व की जानकारी भी इस दिन दी जाती है। ये जब दिन हम मनाते हैं तो ये सारी जानकारियां दी जाती है, और साथ ही मधुमक्खी के पालन के उत्पादों जैसे कि शहद, रॉयल जेली, बी पोलेन, प्रोपोलिस और बी वैक्स, यानी कि जब मधुमक्खी पालन करते हैं तो उनके साथ में ये सारी चीजें भी हमें उत्पाद हमें मिल जाते हैं। वैक्स सब जानते ही हैं कि कैसे मिलता है। तो भाई देखिए, ये सारी चीजें हम शहद बस जानते हैं, लेकिन उसके संग संग में बहुत सारी चीजें मिलती हैं। कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक के साथ एक फ्री। तो यहाँ एक के साथ कई चीजें फ्री हैं, एक के साथ अनेक फ्री। जी बिल्कुल। तो इनकी उपयोगिता क्या है, इसके बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाती है, तो इसीलिए ये दिन मनाते हैं। और हम मतलब एक आम भाषा में अगर बात करें तो जैसे बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, रसायन का उपयोग करते हैं, तो हमारे मनुष्यों के लिए भी कहा जाता है ना कि भाई ज्यादा रासायनिक चीजें आप मत खाइए, नहीं तो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। वैसे ये कीट पतंगे चूंकि बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, तो इनके लिए तो थोड़ा सा रसायन भी बहुत हो जाता है। इसलिए जिस तरह से, जैसे कभी हम कुछ बैक्टीरिया मारने के लिए, वायरस मारने के लिए रसायनों का छिड़काव करते हैं, तो उसके साथ ये भी मर जाते हैं। और ये अगर मर गए तो फिर पारिस्थितिकी तंत्र को संभालना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ। तो और आजकल तो बहुत ऑर्गेनिक की बात हो रही है। तो हम जैव की बात हो रही है, जैविक चीजों की बात हो रही है, उत्पादों की बात हो रही है। तो इन सब स्थितियों में हमें सब प्राकृतिक चीजों का संरक्षण, संवर्धन करना बहुत जरूरी है। तो आज का दिन बहुत उपयोगी है। इसकी शुभकामना तो हमने दी है, लेकिन संकल्प का भी समय है कि हम इसको ध्यान में रखें कि कैसे हम इन्हें बचा सकते हैं। और एक शुद्ध जैविक गीत हम सुन ले। हाँ बिल्कुल। चोरी चोरी लाज नहीं आए रे।
झांके चोरी चोरी लाज नहीं आए रे, झांके चोरी चोरी लाज नहीं आए रे, चंपा कली छुप छुप जाए रे। चोरी चोरी लाज नहीं आए रे, झांके चोरी चोरी लाज नहीं आए रे, चंपा कली झुक झुक जाए रे। चंपा कली झुक झुक जाए रे। और वैसे भी चंपा कली ही क्यों, जितने भी फल और फूल जब लदे होते हैं पेड़ के ऊपर तो उस पेड़ की डालियां झुक ही जाती है और ये हमें झुकने का संदेश भी देती है। यानी प्रकृति से हम ये भी सीख सकते हैं कि जब बहुत कुछ होता है तो विनम्रता अपने आप आ जाती है। अपने आप आ जाती है, या यूं कहें कि अगर आपको सफलता मिलती है तो आप इनसे प्रेरणा लेकर खुद विनम्र बन भी जाएं, क्योंकि कुछ लोग विनम्र नहीं होते हैं और अकड़ जाते हैं मंजू। ऐसा नहीं है, विनम्रता अपने आप नहीं आती है। लेकिन वो हमें संदेश यही देती है कि विनम्रता अगर आप रखेंगे तो आपके गुणों में और भी वृद्धि होती है, या फिर उन गुणों की जो महत्ता है वो और बढ़ जाती है। और अगर आपको सफलता कुछ मिलती है, कुछ भी आपको दुनिया में मिलता है, तो आप और झुकें और कहीं ना कहीं कृतज्ञता व्यक्त करें और उसके साथ साथ कोशिश करें कि और लोगों को आप देने के लिए भी एक संवाहक के तौर पर बने, या देने की कोशिश करें कि आप जो मिला है उसको और बांटें। जैसे कि वृक्ष जो है अपने फल स्वयं नहीं खाता है, बाकी हमें दे देता है ना? और नदियां अपना पानी स्वयं नहीं पीती, हमें दे देती है। उसी तरह जो साहित्यकार होते हैं वो अच्छे अच्छे शब्द, अच्छी कहानियां, अच्छी रचनाएं जो होती है वो हमें पढ़ने के लिए देते हैं। क्या बात है। और ऐसी ही एक रचना है सुमित्रा नंदन पंत जी की कि जग के उर्वर आंगन में बरसों ज्योतिर्मय जीवन, बरसों लघु लघु तृण तरु पर है चिर अव्यय चिर नूतन, बरसों कुसुमों में मधुबन, प्राणों में अमर प्रणय धन, स्मित स्वप्न अधर पलकों में, उर अंगों में सुख यौवन, छू छू जग के मृत रजकण, कर दो तृण तरु में चेतन, मरण मरण बांध दो जग का, दे प्राणों का आलिंगन, बरसों सुखवन सुखमा बन, बरसों जग जीवन के घन, दिशि दिशि में ओ पल पल में, बरसों संस्कृति के सावन। क्या बात है, क्या बात है। वाकई छायावादी युग की अगर हम बात करें तो उसके जो 4 स्तंभ हैं उनमें से एक सुमित्रा नंदन पंत जी की भाई आज जन्म जयंती है। तो 20 मई 1900 को आपका जन्म हुआ कौसानी बागेश्वर में। झरना, बर्फ, पुष्प, लता, भ्रमर, गुंजन, उषा किरण, शीतल पवन, तारों की चुनरी ओढ़े, गगन से उतरती संध्या, ये सब तो सहज रूप से उनके काव्य का उपादान बने और निसर्ग के उपादानों का प्रतीक और बिंब के रूप में प्रयोग उनके काव्य की विशेषता रही। बिल्कुल। और इस तरह से प्रकृति के बहुत नजदीक ऐसा लगता है कि उनकी संवेदनाएं जुड़ी हुई थी। और जन्म के 6 घंटे के बाद ही उनकी माताजी का निधन हो गया और उनका लालन पालन उनकी दादी ने किया और उनका नाम गोसाई दत्त रखा गया। 1910 में वे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा आ गए और यहीं पर उन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया और बाद में वो पढ़ने के लिए इलाहाबाद चले आए। और 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया और घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी भाषा साहित्य का अध्ययन वे करने लगे और इलाहाबाद में ही उनकी काव्य चेतना का विकास हुआ। 1938 में उन्होंने प्रगतिशील मासिक पत्रिका रूपाभ का संपादन किया। श्री अरविंद आश्रम की यात्रा से उनकी आध्यात्मिक चेतना का विकास हुआ। और 1950 से 1957 तक
वे आकाशवाणी में परामर्शदाता रहे। उस समय ऐसा होता था कि जो इस तरीके के साहित्यकार होते थे उन्हें कार्यक्रमों के लिए बुलाया जाता था ताकि कुछ समृद्ध कर सके कार्यक्रमों को, क्योंकि इनकी रचना धर्मिता बिल्कुल अलग ढंग की होती है। और सुमित्रा नंदन पंत की तो जैसे अभी बताया तुमने कि प्रकृति के नजदीक और निसर्ग की बातें बिंब के रूप में जिस तरह से उन्होंने प्रयोग किया है वो अपने आप में विलक्षण है। और 1958 में युववाणी से वाणी काव्य संग्रहों की प्रतिध्वनि कविताओं का संकलन चिदंबरा प्रकाशित हुआ और जिसके लिए उन्हें 1968 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। जी, 1961 में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। 1964 में विशाल महाकाव्य लोकायतन का प्रकाशन हुआ और कालांतर में उनके अनेक काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। वे जीवन पर्यंत रचनारत रहे और अविवाहित पंत जी के अंतःस्थल में नारी और प्रकृति के प्रति आजीवन सौंदर्य परक भावना रही। और 28 दिसंबर 1977 को उन्होंने इस असार संसार को विदा कह दिया और भारत सरकार ने उनके स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया हुआ है। और ऐसे महान साहित्यकार की एक रचना जग जीवन में जो चिर महान, ये कविता हम सुनाना चाहते हैं जी। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिसमें मानव हित हो समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति, टूटे भय छूटे भय संशय अंध भक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ। दिशि दिशि में प्रेम प्रभा प्रसार, दिशि दिशि में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेद भाव का अंधकार, मैं खोल सकूं चिर मुंदे नाथ, मानव के उर के स्वर्ग द्वार, पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करके मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का विहान। क्या बात है। ऐसे जो बड़े कलाकार होते हैं ना रेणु जी, भले ही वे इस दुनिया से कूच कर जाते हैं लेकिन उनकी जो रचनाएं होती हैं वे बड़ी अमर होती है और हमेशा हमारा मार्गदर्शन वो करती रहती है। और आज के समय में ये जो पंक्ति है ना, फिर से नव जीवन का विहान, कितनी सामायिक है, कह सकते हैं। और इस समय सबको इसकी जरूरत है और हर व्यक्ति इस लाइन को जरूर बार बार आत्मसात करने की कोशिश कर रहा है और सोच रहा है कि सच में वो विहान फिर से आ जाए जो जिसका इंतजार है। लेकिन फिलहाल हमें एक गीत का इंतजार है। जी।
भटकती उन चरण की राह में नैन भटके उनके दर्शन के लिए ये प्राण अटके हैं। रेणु जी, ये गाना हमने सुना भरत मिलाप फिल्म से, और सुमित्रा नंदन पंत जी की हम बात कर रहे थे और उसके बाद हमने ये गीत सुना तो हमें लगा, ऐसा हमने सोचा कि कहीं ना कहीं साहित्य की थोड़ी सी पूर्ति हम कर पाए या नहीं। नहीं, बिल्कुल पूर्ति कर पाए, क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं वो बड़े प्यार से जुड़ते हैं। हाँ। और जो हमने मधुमक्खी के बारे में बात की, देखो कितना अच्छा अच्छा हमारे श्रोताओं ने लिखकर भेजा है उसको, और बातों को आगे बढ़ाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ। क्योंकि वो जिस ढंग से शिरकत करते हैं कार्यक्रम में, इस तरह से बहुत अच्छा लगता है ना? जी। श्रोता ने ये लिखा है कि मधुमक्खी का जो भोजन होता है वो फूलों का रस और शहद है, और चींटी की तरह ये परिश्रमी होती है और ये दुष्ट प्रकृति की नहीं होती है, लेकिन जब ये क्रोधित हो जाती है तो छेड़छाड़ करने वालों को खदेड़ कर डंक मारती है, और इसके डंक में जहर होता है और ये मधु की खोज में इधर उधर उड़ा करती है। मधुमक्खी की 3 श्रेणियां हैं, नर, रानी और मजदूर। रानी मधुमक्खी मधु इकट्ठा करती है, मजदूर मधुमक्खी का छत्ता बनाने का कार्य करती है, और मनुष्य की तरह मधुमक्खी को भी दिशा का सटीक ज्ञान होता है। ये अपनी जानकारियों को संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को देती रहती है। ये जानकारी हमारे श्रोता ने लिखी है, तो हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात लिखी है। लेकिन हम आज फिर से बात करना चाहते हैं शास्त्रीय गायन के बारे में। हाँ। जो इन्होंने अपना परचम लहराया है, डॉक्टर प्रभा अत्रे जी के बारे में, है ना? डॉक्टर प्रभा अत्रे किराना घराने की वरिष्ठ शास्त्रीय गायिका हैं। एक प्रतिभाशाली रचनात्मक विचारक के रूप में महान कलाकार, संगीतकार और लेखक जैसे विविध पहलुओं ने रचनात्मक दुनिया में डॉक्टर प्रभा अत्रे की एक अलग स्थान उन्होंने दिलवाया है। बिल्कुल, आपने संदेह हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा के शीर्ष गायिकाओं में से एक है, और आपके रचनात्मक दिमाग और उनके जो प्रयास हैं उन्हें कुछ अलग स्थान ही दिया है। उनका गायन, मधुर आवाज, बिल्कुल सही शब्द चयन और स्पष्टता उनका एक कहना चाहिए कि पहचान बन गई है, एक ट्रेडमार्क उनका बन गया है। बिल्कुल, और उन्होंने वैश्विक स्तर पर भारतीय शास्त्रीय कंठ संगीत को लोकप्रिय बनाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। उनकी रचनाओं में से कुछ श्रोताओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। डॉक्टर प्रभा अत्रे की कुछ अवधारणाओं ने भारतीय शास्त्रीय संगीत में नई संभावनाएं पैदा की है। जी हाँ, और प्रभा जी का जो मंच पर उनको देखना सुनना बहुत सुखद, सम्मानजनक उपस्थिति उनकी रहती है। अच्छा लगता है देखकर, क्योंकि पवित्र रचनात्मक दृष्टिकोण, स्वर और गतिशीलता की बारीकियों के साथ उनकी कल्पनाशीलता, आलाप, तान और सरगम और शब्दों की सटीक जोड़बंदी, जटिल और आकर्षक वाक्यांशों पर उनका सरल नियंत्रण बहुत ही आत्ममुग्ध कर देता है, बहुत मंत्रमुग्ध करता है। भावनात्मक चित्रण, रस, सरगम सभी एक साथ चरम श्रेष्ठता के स्तर पर दिखाई देते हैं आपकी गायकी में। बिल्कुल, डॉक्टर प्रभा अत्रे उन दुर्लभ कलाकारों में से है जो अलग अलग तरह के संगीत रूपों पर बराबर महारत प्राप्त है, जैसे ख्याल, ठुमरी, दादरा, गजल, गीत, नाट्य संगीत और भक्ति गीत आदि। उनके बारे में ये भी ज्ञात है कि उन्होंने शुरुआती दिनों में एक गायन मंच अभिनेत्री के रूप में भी सफलता पाई है। और अत्रे जी की कला, उनकी सोच और गायन में संवेदनशीलता, ये सब उनके संगीत को एक संतोषजनक अनुभव बनाते हैं। और उन्होंने सभी प्रमुख और प्रतिष्ठित संगीत कार्यक्रमों में हमारे देश में और विदेशों में भी कई बार हिस्सा लिया है और अपनी गायकी से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। जी, और संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें कई पुरस्कार भी दिए गए, जिनमें प्रमुख पुरस्कारों की हम बात करते हैं। 1990 में पद्मश्री पुरस्कार, 2002 में पद्म भूषण, 1991 में संगीत नाटक अकादमी, 1976 में आचार्य अत्रे पुरस्कार, 2011 में टैगोर अकादमी रत्न पुरस्कार ये उन्हें दिए गए। और उन्होंने संगीत के विभिन्न पहलुओं पर लगभग 11 पुस्तकें लिखी है। तो यानी कि अच्छा खासा आपको ज्ञान है, और उसके साथ साथ उन्होंने सिर्फ गायकी से लोगों को नहीं परिचित कराया, बल्कि उसकी जो बारीकियां हैं वो भी उन्होंने पुस्तकों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई हैं। तो हम इनको याद करते हैं और ढेर सारा कह सकते हैं कि उनको एक तरह से उपहार के तौर पर हम एक गीत सुनवा देते हैं। नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए
हवा से बजते हैं, हम चौंक के राहें तकते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए। रेणु जी, हमने पहले साहित्य की यात्रा की, फिर उसके बाद हमने संगीत की यात्रा की, तो चलिए अब थोड़ा हम ऐसे ही घूम आते, पहाड़ों की यात्रा कराते हैं। हाँ, क्योंकि तुमने इस गीत में था ना हम खोए खोए रहते हैं, तो भैया ऐसा है कि हमने सोचा कहीं खो न जाओ, क्योंकि अभी हमें माउंट आबू भी चलना है। नहीं, बिल्कुल मैं खोई नहीं। जब ये मीठे मधुर गीत सुनती हूँ तो हाँ, इन गीतों में मगन जरूर हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा घड़ी की तरफ ध्यान रहता है और ये भी ध्यान रहता है कि भाई आगे हम कौन सी बात करने वाले हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा माउंट आबू की सैर कर आते हैं हम। जी हाँ। और माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है जो अपने शांत वातावरण और हरे भरे माहौल की वजह से इस राज्य का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। माउंट आबू पर्यटन स्थल अरावली रेंज में एक उच्च पथरीले पठार पर स्थित है जो जंगल से घिरा हुआ है, और इस जंगल की शांत जलवायु और नीचे के मैदानों का दृश्य पर्यटकों को काफी उत्साहित करता है। माउंट आबू की नक्की झील नौका विहार के लिए एक बहुत फेमस जगह मानी जाती है, और इस जगह पर दिलवाड़ा मंदिर, हनीमून पॉइंट, सनसेट पॉइंट जैसे कई लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। माउंट आबू हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है। दिलवाड़ा जैन मंदिर की अगर हम बात करें तो राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित ये सबसे लोकप्रिय और सुंदर तीर्थ स्थल है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं से और 13वीं शताब्दी के बीच वास्तुपाल और तेजपाल ने किया था। दिलवाड़ा मंदिर अपनी जटिल नक्काशी और मतलब कहना चाहिए संगमरमर की संरचना होने की वजह से बहुत प्रसिद्ध है। वाकई देखने लायक होता है। ये मंदिर बाहर से बहुत ही साधारण दिखाई देता है, लेकिन जब आप इस मंदिर को अंदर से देखेंगे तब इसकी छत, दीवारें, मेहराब, स्तंभों पर बनी हुई डिजाइन को देखते ही आप चकित रह जाएंगे। जैनियों का तीर्थ स्थल होने के साथ ही ये मंदिर एक संगमरमर से बनी एक ऐसी जादुई संरचना है जो हर किसी को आकर्षित करती है। जी बिल्कुल। और अगर आप शहर के तेज और व्यस्त जीवन से बोर हो गए हैं तो गुरु शिखर आपके लिए सबसे अच्छी जगह है। गुरु शिखर अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है जो माउंट आबू से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और इस शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई 1722 मीटर है, जिसकी वजह से यहाँ से अरावली रेंज और माउंट आबू के हिल स्टेशन का बहुत ही सुंदर और आकर्षक दृश्य देखने को मिलता है। इस जगह पर आबू वेधशाला और गुरु दत्तात्रेय का गुफा मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है वो भी है, और ऑब्जर्वेटरी में 1.2 मीटर का इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। 15 किलोमीटर की ड्राइव के बाद आपको गुरु शिखर पर जाने के लिए कुछ सीढ़ियां चढ़नी होगी, और अगर आप अक्टूबर और नवंबर के समय इस जगह पर जाते हैं तो यहाँ पर बहुत अधिक बादल और धुंध हो जाती है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को इस समय ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो बादलों की मदद से गुरु शिखर पर जा रहे हैं। क्या बात है। क्योंकि चारों ओर धुंध दिखाई देती है, और ये जगह यहाँ आने वाले पर्यटकों को के मन को बहुत आनंदित कर देती है। भाई आनंद तो मिलता ही है, उसके साथ मन को शांति भी मिलती है, क्योंकि अर्बुदा देवी मंदिर माउंट आबू का सबसे पवित्र स्थल बिंदु माना जाता है। इस मंदिर को 51 में से छठा शक्तिपीठ भी माना जाता है। अर्बुदा देवी को कात्यायनी देवी का अवतार कहा गया, और नवरात्र के मौके पर माउंट आबू का पर्यटन स्थान एक आध्यात्मिक नगरी के रूप में बदल जाता है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और हम अपने साथियों को बता दें कि मंदिर एक गुफा के अंदर स्थित है और जिसके दर्शन के लिए 365 सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है। और बताया जाता है कि मंदिर के पास दूध के रंग के पानी से बना पवित्र कुआं है, और यहाँ पर स्थायी निवासी इस कुएं को कामधेनु, जो कि हम सब जानते हैं कि गाय का नाम है, कामधेनु के रूप में मानते हैं। ये पवित्र कुआं मंदिर के लिए पानी का मुख्य स्रोत भी है, और विशाल ठोस चट्टानों से निर्मित ये मंदिर भारत के चट्टानों पर बने मंदिरों के सर्वश्रेष्ठ नमूनों में से एक है। जी। और माउंट आबू से 5 किलोमीटर दूर स्थित ट्रेवस टैंक प्रकृति प्रेमियों के लिए एक बेहद लोकप्रिय जगह है। इसका नाम एक ट्रेवर नामक इंजीनियर के नाम पर रखा गया है जिसने इसे डिजाइन किया था। मगरमच्छ, पक्षी और अन्य वन जीवों को देखने के लिए लोकप्रिय एकांत
जंगल में जलाशय बना हुआ है। वर्तमान में ये स्थानीय और यहाँ हर साल आने वाले पर्यटकों दोनों के लिए एक लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट है और यह जगह आपको प्रकृति का शानदार नजारा दिखाती है। क्या बात है भाई, यूं कहें कि माउंट आबू अपने आप में बहुत प्राकृतिक स्थल है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। यानी इसका विवरण सुन के ऐसा लग रहा है ना रेणु जी कि बस जाएं और देखें और किस तरह से बादलों से अटकेलियां खेली जाती है। बिल्कुल सही बात है, धुंध भी है, बहुत रोमांचक लगता होगा। यहीं पर टॉड रॉक को माउंट आबू के शुभंकर के रूप में माना जाता है। ये चट्टानों से बनी एक बहुत ही अद्भुत जगह है जहां पर आपको बड़ी बड़ी चट्टानें देखने को मिलेंगी। टॉड रॉक जो है माउंट आबू आने वाले सभी को मतलब बहुत आकर्षित करती है। आसपास के झील और हरे भरे पहाड़ी क्षेत्रों के आकर्षक दृश्यों को देखने के लिए आप यहाँ चट्टान पर चढ़ सकते हैं और जाहिर है कि अगर आपके पास कैमरा, क्यों अब तो कहें कि फोन से आप अपने ढेर सारे चित्र खींच सकते हैं ना। बिल्कुल रेणु जी, अभी बहुत सारी और जगह है वहां देखने की, लेकिन हमें लगता है कि बीच में हम एक गाना सुन ले तो गाने के माध्यम से भी हमें ऐसा लगेगा कि हम थोड़ा घूम आए। यानी कि चट्टान पर चढ़ गए तो गीत यहाँ पे हो जाना चाहिए। ठीक है।
मोहब्बत की रंगीन पन्हों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। ला 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 रेणु जी, माउंट आबू की बातें करते करते हम गाने के माध्यम से कुछ प्राकृतिक वादियों में हम घूम कर भी आ गए। भाई हम तो बिल्कुल वापस आने वाले नहीं हैं अब। लेकिन अभी तो आना ही होगा हमें क्योंकि हमारी बातें जो अधूरी है, हमने पूरी बात करी कहाँ भी हाँ, माउंट ये आबू बात तो के है बारे में। क्योंकि ये भी बताना है ना कि वहाँ भगवान विष्णु के पुनर्जन्म को समर्पित श्री रघुनाथ जी मंदिर भी है, जो नक्की झील के तट पर एक 650 साल पुराना ये मंदिर है, जो मुख्य रूप से वैष्णवों द्वारा देखा गया ऐसा मंदिर है जिसे पृथ्वी पर सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। श्री रघुनाथ जी के बारे में माना जाता है कि वे अपने अनुयायियों को सभी प्राकृतिक आपदाओं से बचाते हैं और इसके साथ ही ये भी माना जाता है कि उन्हें जीवन के दर्द और सभी समस्याओं से मुक्त करेंगे। ये तो सभी की मान्यता होती है जी। और मंदिर की दीवारों पर मेवाड़ की स्थापत्य विरासत को शिलालेखों की मदद से देखा जा सकता है। इस मंदिर में नाजुक पेंटिंग और नक्काशी भी देखने को मिलती है। श्री रघुनाथ जी की उत्कृष्ट नक्काशीदार मूर्ति माउंट आबू का सबसे आकर्षण का केंद्र है। हाँ, और एक और जगह है देखने लायक, वो है टॉड रॉक, जो कि माउंट आबू के शुभंकर के रूप में जाना जाता है और ये चट्टानों से बनी एक बहुत ही अद्भुत जगह है जहां पर आपको बड़ी बड़ी चट्टानें देखने को मिलेगी। टॉड रॉक माउंट आबू आने वाले सभी पर्यटकों के द्वारा सबसे ज्यादा बार देखी जाने वाली जगह है। आसपास की झील और हरे भरे पहाड़ी क्षेत्रों के आकर्षक दृश्यों को देखने के लिए आप यहाँ चट्टान पर चढ़ सकते हैं और कैमरे की मदद से जो है आप चित्र ले सकते हैं। और सनसेट का समय हो तो ये भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। यहाँ पर आपको बहुत सुंदर नजारा देखने को मिलेगा क्योंकि सनसेट पॉइंट है। और इसके साथ ही सूर्यास्त के समय बीहड़ अरावली पर्वतमाला के बाहर सूर्य की किरणें जो है जो दृश्य होता है पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। बहुत अद्भुत नजारा होता है। इस जगह पूरे साल एक सुखद जलवायु होती है और प्रकृति प्रेमियों के लिए बहुत अच्छी जगह है क्योंकि जब सूर्य डूबता है, अस्त होता है, तो इसकी किरणें लाल और नारंगी रंग के रंगों में अरावली की समृद्ध हरियाली में बहुत खूबसूरत दिखाई देती हैं। और हम जो भीड़ भाड़ में रहते हैं उन्हें तो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि एक शांत वातावरण में आप सूर्यास्त का आनंद लेते हैं। और एक बात और है कि जब आप ऊंची पहाड़ी पर से सूर्यास्त देखते हैं तो बीच में जो भी गांव हो या जो भी बस्तियां होती हैं वो कुछ भी दिखाई नहीं देती हैं। तो एक अद्भुत नजारा होता है, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, सिर्फ और सिर्फ नैसर्गिक आनंद आप लेते हैं। बिल्कुल, जब सूर्योदय और सूर्यास्त होता है ना तो उस समय सूर्य की जो किरणें होती है ना वो सोने की तरह चमकती है ना तो उसका एक अलग ही नजारा होता है। और माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य एक समृद्ध जैव विविधता वाली ऐसी जगह है जो इसे एक छोटे और अच्छे पर्यटक स्थलों की सूची में शामिल करता है। ये अभयारण्य माउंट आबू पर्वत श्रृंखलाओं की सबसे पुरानी जगहों में से एक है और यहाँ के कई उत्तम दृश्यों के साथ आपको कई दर्शनीय स्थल भी देखने को मिलते हैं। इस पूरे क्षेत्र को वनस्पतियों और जीवों को संरक्षित करने के लिए एक वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया है। ये अभयारण्य एक ऐसी जगह है जिसमें सदाबहार जंगलों की जीवंत वनस्पति पाई जाती है। अगर आप राजस्थान की यात्रा के समय कुछ अच्छे वन्य जीवों को देखना और प्राकृतिक जगह का अनुभव लेना चाहते हैं तो ये जगह इसके लिए उत्तम स्थान है। और नक्की लेक की जो हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि ये झील प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है क्योंकि अद्भुत प्राकृतिक दृश्यों से भरी हुई झील वास्तव में माउंट आबू का सबसे खूबसूरत सा स्थान है। और ऐसा कहते हैं कि नक्की लेक भारत की पहली मानव निर्मित झील है जिसकी गहराई 11,000 मीटर और चौड़ाई 1 मील है। माउंट आबू के केंद्र में स्थित यह आकर्षक झील हरे भरे पहाड़ों और अजीब आकार की चट्टानों से घिरी हुई है और इसमें जो हवाएं चलती हैं बहुत सुखदायक होती हैं। तापमान हमेशा बहुत अच्छा होता है, आप कभी भी बोटिंग कर सकते हैं और अपने दिल को
खुश कर सकते हैं। बिल्कुल। और माउंट आबू में शहर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोमुख मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आपको 700 सीढ़ियों की पवित्र चढ़ाई करने के लिए जाना होता है। ये मंदिर अपने आसपास की घाटी का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। गोमुख मंदिर में पूरे साल पर्यटकों और भक्तों की भीड़ होती है। घने जंगल के बीच स्थित ये मंदिर जो है गोमुख भगवान कृष्ण, भगवान राम और ऋषि वशिष्ठ की मूर्तियों के साथ नंदी की मूर्ति आपका वहां स्वागत करती है। इस मंदिर में संगमरमर के बैल की मूर्ति हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शिव के बैल नंदी को समर्पित है। और यहाँ आकर आप प्रकृति की सुंदरता देखने के साथ साथ ट्रेकिंग का भी भरपूर आनंद ले सकते हैं। और वैसे तो यहाँ पर साल भर बहुत अच्छी जलवायु रहती है, क्योंकि वनस्पतियां बहुत हैं, हरे भरे पेड़ हैं, तो जाहिर है कि हरियाली रहती है। इसका मतलब यह है कि आप जुलाई से फरवरी तक कभी भी जा सकते हैं, मानसून और सर्दियों में, और इस तरह से वहां पर आप आनंद ले सकते हैं। और वैसे भी मौसम हमेशा ही समान सा रहता है, बहुत ठंड या मतलब ठंड तो रहती है, लेकिन घूमने के लिए जो है कि उसकी दृष्टि से आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मानसून और सर्दियां इसके लिए सबसे अच्छी होती हैं। हाँ, और वहां पर अगर खान पान की बात करें तो शुद्ध शाकाहारी भोजन वहाँ बहुत अच्छा मिलता है। और राजस्थानी भोजन भी अगर आप वहाँ करना चाहें तो आसानी से उपलब्ध है, तो वो भी आप ले सकते हैं। उसका यानी कि दाल बाटी वगैरह, केर सांगरी की सब्जी, जो वहाँ की प्रसिद्ध चीजें हैं, वो आपको वहाँ आसानी से मिल जाएगी। और भाई अब व्यवसाय की अगर बात करें कि व्यावसायिक दृष्टि से सब जगह अब राजस्थानी के साथ साथ पंजाबी और चाइनीज भोजन भी बहुत आसानी से मिल जाता है, क्योंकि पर्यटकों को आकर्षित जो करना है उन्हें, तो इस तरह से आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, हवाई यात्रा भी आप वहाँ जाने के लिए करें अगर, तो उसके बारे में भी हम बता देते हैं। ट्रेन से भी आप जा सकते हैं, सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं। ट्रेन से अगर आप सफर करना चाहते हैं तो जयपुर और अहमदाबाद से माउंट आबू के लिए कई ट्रेन मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप जयपुर और अहमदाबाद के अलावा किसी और शहर से जाना चाहते हैं तो भी आप आराम से पहुंच सकते हैं। और अगर आप माउंट आबू घूमने के लिए हवाई जहाज से जाने का प्लान बना रहे तो आपको बता दें कि माउंट आबू से कोई डायरेक्ट एयरपोर्ट जुड़ा हुआ नहीं है। इसका निकटतम हवाई अड्डा उदयपुर राजस्थान में है। उदयपुर हवाई अड्डे से माउंट आबू की दूरी 177 किलोमीटर है, जिसमें सड़क मार्ग द्वारा आपको 3 घंटे का समय लगेगा। अगर आप किसी और देश से आ रहे हैं तो आपको अहमदाबाद हवाई अड्डा उतरना बेहतर होगा, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके अलावा आप दिल्ली, मुंबई, जयपुर, उदयपुर के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट ले सकते हैं। इसके बाद आप माउंट आबू पहुंचने के लिए टैक्सी या कैब कर सकते हैं। तो इस तरह से आप माउंट आबू जाने का प्लान बनाइए, लेकिन अभी नहीं, जब थोड़ी परिस्थितियां ठीक हो जाए तो उसके बाद आप जाने का प्लान जरूर बनाएं। और वैसे भी अभी वैसे आप चाहें तो जैसे टैक्सी और कैब कहा, उसके साथ साथ राज्य परिवहन की बहुत सारी बसेस भी चलती हैं, तो उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं और घूम सकते हैं। जी। झुकी नजर कहती है, झुकी झुकी नजर दी है धड़कते दिल ने खबर, कोई प्यार लेके आज आएगा, आज कोई आएगा। कहती है झुकी झुकी नजर दी है धड़कते दिल ने खबर, कोई प्यार लेके आज आएगा, आज कोई आएगा। कहती है झुकी झुकी नजर। कभी इधर तो कभी उधर, कोई प्यार लेके आज आएगा, आज कोई आएगा। कहती है झुकी झुकी नजर।
का दीप जलाऊं, मन का दीप जलाऊं, जगमग हो जाए डगर डगर, चमक उठे मेरा उजड़ा घर, कोई प्यार लेके आज आएगा, आज कोई आएगा, कहती है झुक झुकी नजर, देह धड़कते दिल में खबर, कोई प्यार लेके आज आएगा, आज कोई आएगा, आज कोई आएगा। रेणु जी, देखिए जैसे हम माउंट आबू की बात करते करते अपने विचारों के माध्यम से माउंट आबू पहुंच गए थे, उन वादियों में पहुंच गए थे, तो ऐसा ही होता है हमारा कुछ मन जिसके पंछी इधर उधर उड़ते रहते हैं और जो परिस्थितियां होती वहां जाकर पहुंच जाते हैं वो हमेशा उड़ते ही रहते हैं। इनको संभालना बड़ा मुश्किल है। हाँ। क्योंकि यहाँ इन विचारों को उड़ान के लिए न तो टिकट खरीदना पड़ता, न पैसे खर्च करने पड़ते हैं, न खाने पीने की व्यवस्था करनी रहती है, वो उड़ते रहते हैं ना, तो ये बड़ी आसानी से उड़ जाते हैं और विश्व के किसी कोने में, या यूं कहें कि कभी कभी तो चांद तारों तक पहुंच जाते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, जो जरूरत की जो बात है विचार की, कभी चिंता, कभी कुछ ऐसा, अब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, जो ये वाली उड़ान है ना, वो बड़ी दुखदाई हो जाती है ना। और कहते हैं कि मन की उड़ान जो होती है बड़ी निराली होती है, जैसा कि आपने कहा, पल में यहाँ पल में वहां, कभी क्या सोचने लगता है, लेकिन कभी कभी ये बहुत जरूरी भी हो जाता है रेणु जी। जैसे हम जो नियमित जो विचार हमारे मन में आते हैं, भाई सुबह उठना है, खाना बनाना है, उसके बाद हमें नौकरी पर जाना है, वहां ऑफिस जाकर के ये काम करना है, वो काम करना है, तो ये एक लंबी लिस्ट होती है, फेहरिस्त होती है। तो इन जो नियमित विचारों में जब हम उलझे रहते हैं तो कभी कभी हमें बोरियत होने लगती है, तो इसके लिए हमें कभी कभी कुछ अलग विचारों की भी आवश्यकता होती है। जैसे कि हम शरीर के लिए टॉनिक की बात करते हैं, वैसे ही मन को जब टॉनिक देना हो तो इन विचारों को हमें थोड़ा बदलना भी पड़ता है, और इसीलिए हमने आज ये जो विषय रखा है ना कि उड़ने दो मन के पंछी को, तो ये हम इन्हीं विचारों की बात कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ये भी हमारे काबू में रहेंगे ऐसा? तो रखना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि भाई अगर मन बेकाबू हो जाता है तो उसकी उड़ान जो होती है वो हमारे लिए शायद दुखदाई हो सकती है, इसके लिए। लेकिन उड़ान अगर काबू में हो, जैसे कि हम रूटीन के कार्य के बाद हम थक जाते हैं, लेकिन 15 मिनट का एक ऐसा हम आराम करें और प्रकृति की वादी में जाकर के बैठे और देखें कि पेड़ के पत्ते किस तरह से हिल रहे हैं, फूल किस तरह से खिल रहा है और पंछी वहां पर किस तरह से आ रहे हैं, बैठ रहे हैं और जा रहे हैं। इन विचारों में जब हम गुम जाते हैं तो 15 मिनट के बाद जब आप फिर से अपने नियमित विचारों की तरफ आते हैं तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक जो अजीब सी फ्रेशनेस है, एक ताजगी है, उसकी बात ही कुछ और होगी। क्या बात है, क्या बात है भाई। हमारे साथी भी कुछ इसी तरीके की बात लिख रहे हैं कि उड़ने दो विचारों के पंछी। ये सही है कि मन में जब विचार उत्पन्न होते हैं तो उन्हें पंख लग जाते हैं और यही पंख उन विचारों को बुलंदियों तक ले भी जाते हैं। दरअसल मन में उत्पन्न विचार वो उन भावों की अभिव्यक्ति है जो हमें उन सकारात्मक प्रेरणादायी कदमों की ओर ले जाने की कोशिश करती है जिन पर हमें भविष्य की राह तय करनी होती है। और वैसे भी उड़ते हुए पंछी के पंख जब उड़ान भरते हैं, वैसे ही विचारों के पंख भी जब उड़ने लगते हैं तो मन में एक अलग प्रकार का सुकून मिलता है। तो भाई सुकून तो मिलता है, लेकिन जैसे कि ये कह रही है ना मंजू कि कुछ थोड़ी हरियाली वाले विचार होने चाहिए, कुछ पोषक विचार होने चाहिए, कुछ ऊर्जा देने वाले विचार होने चाहिए, ऐसा भी ना? बिल्कुल। और कभी कुछ हमेशा सिर्फ प्रकृति ही नहीं बल्कि कुछ और भी अलग तरह के विचार भी हो सकते हैं। जैसे कभी कभी आप है ना बैठे बैठे ये सोचिए कि मेरा नाम रेणु नहीं कुछ और होता तो क्या होता? क्या बात या है? मैं ये सोचूं कि भाई मेरा नाम मंजू नहीं होता तो मैं क्या नाम रखती दूसरा? तो इस तरह से ये जो विचार हैं ये सकारात्मक विचार है, सुंदर विचार है, या हमारे मन के यूं काबू में ये जो विचार हैं, तो ये जो इस तरह के विचार होते हैं इनसे जो ताजगी आती है वो हमारी दिन भर की थकान को दूर कर देती है। ये बात तो है। और मंजू ये बात सच है कि जैसे अगर हम सोचे कि हमारा नाम रेणु न होता तो क्या होता, ऐसे ही अक्सर हमारे दिमाग में ये भी आता है कि जैसे हमारी आंखें हैं उसके ऊपर भौं बना दिया है भगवान ने, अगर यहाँ भौएं न होती तो कैसा सबका चेहरा लगता। तो कभी ये भी विचार किया जा सकता है, या हमारी नाक जो है वो गाल पे कहीं होती तो कैसा लगता। तो ये भी विचार, ये तो बड़ा बुरा विचार है। नहीं, बुरा क्यों है? आप ये सोचिए कि अगर ऐसा ही होता तो हमारी आदत ऐसे ही पड़ चुकी होती, तब हमें बिल्कुल खराब नहीं लगता। जैसे कि आज हम सबको मास्क लगाया हुआ चेहरा देख रहे हैं, हमारी आदत पड़ गई है, हमें ठीक लग रहा है,
है ना। तो ये एक आदत की बात है। अब हमने ऐसा एक सोच लिया कि सबका चेहरा ऐसा ही होगा, 2 आंखें होंगी, उसके ऊपर भवें होंगी। अगर भौं ना होती तो कैसा होता? बिल्कुल। तो आज जैसा कि हमने शुरुआत में बात करी थी ना कि आज हम कीट पतंगों और मधुमक्खियों की बात करी थी, तो विचारों को बदलने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि आप थोड़ी देर बैठ जाइए और इन कीट पतंगों को उड़ते हुए देखिए और सोचिए कि अगर ऐसा पतंगा होती तो देखिए मैं कहाँ-कहाँ उड़ान भरती, कहाँ-कहाँ जाती। और ये जो विचार जब आपके मन में आएंगे तो उसके बाद आप अपने काम में जब लग जाएंगी तो एक नवीन ऊर्जा के साथ लगेंगी, नई ताजगी के साथ लगेगी। इसीलिए विचारों को बदलना आवश्यक है और इसे स्वच्छंद वातावरण में उड़ने देना भी आवश्यक है। यानी कि विचारों पर भी थोड़ा विचार करें। फिलहाल हम गीत सुनवा देते हैं। तो रेणु जी अब यहाँ मिलने मिलाने की बात हो रही है, लेकिन हम अब जुदाई की बात करेंगे। कार्यक्रम समाप्त करने की अब इजाजत दीजिए। आप सभी को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार।